नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। आगे का एजेंडा में आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के, जिसको लेकर बीजेपी ने अपने योद्धा मैदान में उतार दिए हैं। और बड़ी खबर यह है कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। पहली लिस्ट में 195 नामों का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, तो पहली लिस्ट कल शाम जारी की गई। 195 नाम है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 51 लोगों को टिकट, यहां पर 51 सीटों पर टिकट दे दिया गया है। और बीजेपी की पहली लिस्ट में क्या खास है, हम आपको बताते हैं। 195 उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो आप देखिए उम्मीदवार जो है 195, जिसमें से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 18 है। केंद्रीय मंत्री जो 34 है वो चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। पूर्व सीएम 2 हैं, महिला कैंडिडेट 28 हैं। 47 युवाओं को बीजेपी ने मौका दिया है, युवाओं पर फोकस है। ओबीसी उम्मीदवारों की बात करें तो 57 है, एससी की बात करें तो 27 और एसटी की बात करें तो 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। तो जो पहली लिस्ट है 195 जो नाम है, उसका ये सारांश हमने आपको बताया है कि खास चीजें इसमें क्या है, कहां से कितने उम्मीदवार हैं, ये हम आपको बता देते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटें 80 हैं। यहां पर 51 सीटों पर टिकट फाइनल कर दिए गए हैं, ऐलान हो गया। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 42 सीट है, यहां पर 20 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 सीटें हैं लोकसभा की, 20 पर उम्मीदवार फाइनल हो गए हैं। गुजरात में 26 में से 15 के नाम का ऐलान हो गया। राजस्थान में 25 में से 15 का ऐलान हो गया। और झारखंड में 14 सीटें हैं, जिनमें से 11 सीटों पर उम्मीदवार बीजेपी ने उतार दिए हैं और पहली लिस्ट में इनका नाम भी सामने आ गया है। तो ये पूरी तस्वीर है, ये पूरा आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 195 सीटों में आंकड़ा जो आ गया है सामने, उम्मीदवारों को उतारा गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, नीरज हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, वीरेश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, जिस तरीके से 195 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया गया है, मिशन 400 प्लस को हासिल करने के लिए क्या समीकरण में ध्यान रखे गए, इन उम्मीदवारों को देखकर क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो 195 की सूची जारी की, उसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि बहुत सारी सीटों पर जो टिकट काटे गए उनमें महिलाओं की संख्या बढ़ाई गई है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, युवाओं की संख्या। 47 ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिनकी एज 50 से नीचे है। यानी भारतीय जनता पार्टी की जो प्लानिंग है वो अगले 10 से 20 साल की राजनीति है। जो आदमी 40 से लेके 50 के बीच का होगा, उसको माना जाता है अगले 15 से 20 साल की राजनीति करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने सेकंड लीडरशिप खड़ी करने के लिए ये प्लान किया है कि कुछ ऐसे लोगों को मौका दिया जाए जो यूथ हो, उनकी अच्छी खासी पकड़ हो, अपनी अच्छी छवि हो और क्षेत्र में भाग दौड़ कर सके। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जो 195 की सूची आई है वो बहुत महत्वपूर्ण। एक बात और यहाँ पे बहुत समझनी जरूरी है, ज़्यादातर टिकट रिपीट किए गए हैं। बहुत सारे टिकट अभी 195 में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15% टिकट हैं जो चेंज हुए हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर ले, 51 सीटों में 51 टिकट जारी किए हैं, सिर्फ एक टिकट नगीना का बदला है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश उनकी ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक तो पुराने लोगों को भी लाना चाहती है, नए लोगों को भी लाना चाहती है, और साथ में कोशिश उनकी ये हो कि विरोध के स्वर बिल्कुल ना सामने आए। यानी कि लोगों में इस बात का जो है कहीं बिल्कुल, यानी कि नीरज, वर्तमान का भी ख्याल रखा गया और भविष्य का भी ख्याल रखा गया है कि चुनाव जीतने के साथ हमें भविष्य की लीडरशिप भी तैयार करनी है। एक अपडेट है, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अपने 3 मंत्रियों का टिकट काटा, जबकि 34 केंद्रीय मंत्रियों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। जिनका टिकट कटा है उनमें केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी हैं, जबकि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय राज्य मंत्री जॉन बारला को भी टिकट नहीं दिया गया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री रामेश्वर तेली का टिकट भी काट दिया गया है। तो ये 3 जो मंत्री थे इनका टिकट कटा है, लेकिन 34 मंत्री ऐसे हैं जिनको टिकट मिला है और एक बार फिर से वो उत्तर प्रदेश या फिर अन्य जो देश के हिस्से वहां पर चुनावी मैदान में हो गए। तो देखिए, जो मंत्री है जिनका टिकट बरकरार है, राजनाथ सिंह लखनऊ से लड़ते हैं, रक्षा मंत्री हैं। साध्वी निरंजन ज्योति केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, स्मृति ईरानी अमेठी से हैं, कौशल किशोर मोहनलालगंज से हैं, पंकज चौधरी, ये तमाम मंत्री हैं जिनके टिकट बरकरार हैं, दोबारा मैदान में होंगे। महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से, भानु प्रताप वर्मा जालौन से, एसपी सिंह बघेल आगरा से, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर, अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर खीरी, जिनके खिलाफ किसान संगठनों ने मोर्चा खोलकर रखा है और अभी भी लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये वो चेहरे हैं जिन्हें दोबारा मौका पार्टी ने दिया है। अंकित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, जिस तरीके से पूरी परिस्थिति बन रही है,
तमाम लोगों के टिकट कटे भी हैं, लेकिन अधिकतर रिपीट हुए हैं। जिन लोगों के टिकट कटे उनके खिलाफ कौन सी बातें चली गई? देखिए आप देश बीजेपी ने ये जो टिकटों के नामों का ऐलान किया है उसकी सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बाकायदा सर्वे किया गया है, बाकायदा जो है फीडबैक लिया गया है, और फीडबैक भी अचानक नहीं लिया गया है। पिछले जो कई महीनों से जब एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठकें चल रही थी, चर्चा ये हो रही थी कि जो है गठबंधन कैसे होगा, यहाँ पर बीजेपी ने अपना होमवर्क शुरू कर दिया था। बाकायदा सर्वे किए गए हैं, ग्राउंड स्तर पर सर्वे किए गए हैं, और इसी वजह से जो एक चर्चा ये हो रही थी कि बड़े पैमाने पर टिकट कट सकते हैं। लेकिन जो पहली लिस्ट सामने आई है उसमें यह भी देखा गया है कि यहाँ उम्र को भी जो है वहां पर एक तरीके से एक चर्चा होती थी कि 75 से ज्यादा उम्र के लोगों को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर देखा यह गया है विनेबिलिटी फैक्टर, यानी कि कौन जीत सकता है, कौन जिता सकता है अपने क्षेत्रों में, और उसी आधार पर यह टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और बाकायदा इसके लिए जो सर्वे किया गया है उसके लिए ग्राउंड पर जो है जो सांसद हैं, जो पूर्व सांसद हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो क्षेत्रों में जाएं, लोगों से फीडबैक लें, जनता का फीडबैक लें, उसके अलावा कार्यकर्ताओं का फीडबैक लें, संगठन में जो है उनकी क्या छवि है, जिन लोगों का नाम जो है आगे चल रहा है, ये तमाम वो फैक्टर रहे थे जिन पर कंसिडरेशन किया गया था, और वही आधार बना है इस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का। बिल्कुल, इसमें वो चीजें नजर आ रही हैं। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट है, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी और आरएलडी गठबंधन का ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से बीजेपी ने 51 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। 51 सीटों में से 44 सीट पर मौजूदा सांसदों को मैदान में उतारा गया है, और 7 नए चेहरे हैं जिन्हें मौका दिया गया है। तो 51 में से 44 सीट पर मौजूदा सांसदों को मैदान में उतारा गया और 7 नए चेहरों को मौका दिया गया है। उत्तर प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं तो सोशल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि सियासत में ये जो शब्द है ये बड़ा चर्चा में रहता है। पहली लिस्ट में टिकट 51 दिए गए उत्तर प्रदेश में, जो रिपीट किए गए हैं सांसद वो 44 है। 10 मंत्री ऐसे हैं जिनका टिकट बरकरार है, नए 7 चेहरों को मौका मिला है। अगर हम वर्ग की बात करें तो सामान्य वर्ग से 12 चेहरे सामने आते हैं, ओबीसी से 21 लोगों को टिकट दिया गया और एससी समुदाय से 12 लोगों को टिकट दिया गया है। तो जातीय पक्ष को भी ध्यान में रखा गया है, जो नए चेहरे हैं, नई लीडरशिप की बात होती है उनका भी ध्यान रखा गया है, परफॉर्मेंस का भी ध्यान रखा गया है। 10 मंत्रियों के टिकट बरकरार हैं, रिपीट जिन लोगों ने किया उनकी ये संख्या 44 है। तो ये पूरी तस्वीर है। और एक बार फिर से ज्यादा जानकारी के लिए वीरेश पांडे का हम रुख कर लेते हैं। वीरेश, जिस तरीके से 51 में से 7 नए चेहरे हैं जिनको मौका मिला है, जो पुराने चेहरे थे उनके नाम और काम में कमी रह गई, या फिर ये 7 नए जो चेहरे हैं ये बीजेपी को कुछ नई उम्मीद, नई ताकत देने वाले? देखिए, मैं अखिल भारतीय स्तर पर अगर बात कर लूं, यूपी के साथ साथ सबसे ज्यादा यहाँ सीटें हैं, तो वाणी संयम, आप अंकित से पूछ रहे थे टिकट क्यों कटा, वाणी संयम सबसे बड़ा रहा है मूल में। चाहे वो साध्वी प्रज्ञा हो, चाहे रमेश विधूड़ी हो, चाहे प्रवेश वर्मा हो, और जिनके होल्ड हैं नितिन गडकरी हो, चाहे कैसरगंज के ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, बहुत सारे ऐसे गिरिराज सिंह हो, ये लोग भी जो वाणी संयम नहीं रख पाए, उनके टिकट कट गए या उनको होल्ड पर रख दिया गया। बहुत सारे ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह, अनुराग ठाकुर राव, इंद्रजीत सिंह, अश्वनी चौबे, वीके सिंह और नित्यानंद राय, इनके भी टिकट को होल्ड कर दिया गया है। तो ऐसे में आपने यूपी की बात की, तो मैं यूपी में बताऊं कि जिनको टिकट मिल गया वो भाग्यशाली थे। ये देश के लिए अमृतकाल है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी अमृतकाल है। मोदी के नाम पर, कमल के नाम पर जिसको टिकट दे दिया वो लोकसभा के दरवाजे पर दस्तखत देगा। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने फैसला जिसके लिए कर लिया है, चाहे वो 4 बार के, 5 बार के बुजुर्ग हो चुके, चाहे अगर सीमा की बात करें तो सारी सीमाएं टूट गई। 75 के ऊपर हेमा मालिनी को भी मिल गया, जगदम्बिका पाल को मिल गया, महेंद्र पांडे को मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल वीरेश जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की है। और बीजेपी के जो सितारे इन्हीं पर बात कर लेते हैं। बीजेपी ने दिल्ली में बड़ा उलटफेर किया है। बीजेपी ने दिल्ली की 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया और 5 में से जो 4 सीटों पर नए चेहरे उतार दिए। आप देखिए, और कुछ हम बीजेपी के सितारों की बात करते हैं तो हेमा मालिनी को मौका मिला है मथुरा से, जैसा कि वीरेश जी बता रहे थे। दिनेश लाल नेहरुआ आजमगढ़ से जीते, उपचुनाव से आए थे सदन में। रवि किशन को गोरखपुर से एक बार फिर से मौका मिला है। मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली से टिकट मिला है। ये पहली लिस्ट के वो भाग्यशाली सांसद है क्योंकि बाकी 4 को मौका नहीं मिला, नए चेहरे आ गए। पवन सिंह जो कि स्टार गायक भी हैं, एक्टर भी हैं, उनको आसनसोल से टिकट मिल गया है। तो ये पूरी तस्वीर है। और अब चलिए सितारों पर बात कर लेते हैं वीरेश जी।
ये जो सितारों की बात की जा रही है, इस तमाम सितारे हैं, भाग्यशाली सितारे हैं। नीरज जी, ये जो सितारों को उतारा गया है, मौका दिया गया है, क्या ये वो सीटें हैं जहां पर सितारों को उतारना जरूरी था? खासतौर से हम आसनसोल की बात कर लें। देखिए बात अगर करें तो हिंदी जो सिनेमा है, वीरेश जी, मेरा नीरज जी सवाल से ज्यादा कोई बात नहीं, चाहे वीरेश बात करें चाहे अवधेश नीरज बात करें, बात एक ही है। दोनों लोगों की आवाज़ मैं बोल देता हूं। दरअसल आसनसोल से इसलिए उतारा गया कि आसनसोल में भी भोजपुरी रिहायशियों की संख्या बहुत बड़ी है। वहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं और शत्रुघ्न सिन्हा के बदले बलिया के एक युवा पवन सिंह को उतारा गया। पवन सिंह की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री में। आप देखें, अगर वहाँ पर पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का अपना कैडर प्लस भोजपुरी समझने वाले, भोजपुरी बोलने वालों की जो संख्या, जो अप्रवासी बिहारी वहाँ पर रहता है पश्चिम बंगाल में, उस पर सीधा असर पड़ेगा। ये सिर्फ आसनसोल तक असर नहीं पड़ेगा, बल्कि पवन सिंह आसनसोल के अलावा आसपास की सीटों पर भी प्रभाव डालेंगे। और भोजपुरी इंडस्ट्री में जब वो जाएंगे, लोगों के बीच में, क्योंकि सितारे आज भी इतना प्रभाव रखते हैं कि अपने लोगों को कनेक्ट करते हैं, कल्चरली कनेक्ट करते हैं, सांस्कृतिक रूप से कनेक्ट करते हैं, गाना गा कर कनेक्ट करते हैं, अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिहाज से उनको अपने साथ जोड़ने की बात करते हैं। तो आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया है कि बलिया के एक यूथ को, जो बलिया से लेकर आप समझिए कोलकाता तक, जो एक बड़ी इंडस्ट्री है भोजपुरी की, उन सब में एक बड़ा स्टार है, उसको आसनसोल से उतारा है। स्टार वर्सेस स्टार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से दे दिया है। तो एक स्टार वो है शत्रुघ्न सिन्हा, जो हैं तो पटना के रहने वाले, बिहार के हैं, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी हिंदी फिल्मों में रही और अब वो उनकी उम्र भी एक अंतिम पड़ाव की तरफ है, एक बड़े बहुत ज़्यादा उम्रदराज भी होगा। और एक ऐसा युवा जो यूथ है, भोजपुरी इंडस्ट्री का स्टार है, अगर दोनों के बीच टक्कर होती है तो मुझे लगता है चुनाव बहुत कांटे का होगा। और आपको याद हो कि इससे ठीक पहले अगर आप देखें तो आसनसोल से इससे पहले भी एक स्टार ही था, गायक ही था, बाबुल सुप्रियो, जो कभी भारतीय जनता पार्टी से सांसद हुआ करते थे। बाद में भाजपा छोड़कर वो टीएमसी में चले गए और टीएमसी ने उन्हें विधानसभा के जरिए सरकार में शामिल कर लिया। तो देखा जाए तो आसनसोल में एक माइंडसेट है, स्टार वाली माइंडसेट है, और उसको भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से समझती है। इसीलिए स्टार वर्सेस स्टार का यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग तो सितारों के इर्द गिर्द यहाँ की राजनीति घूमती है, लेकिन दिल्ली में कई लोगों के सितारे बदल गए और कईयों के बिगड़ भी गए। बीजेपी ने दिल्ली में बड़ा उलटफेर कर दिया है। बीजेपी ने दिल्ली की 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिनमें से 4 नए चेहरे हैं। बीजेपी ने 4 मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया। सिर्फ एक मौजूदा सांसद को मौका दिया गया है और उनका नाम है मनोज तिवारी। बाकी 4 चेहरे बदल दिए गए। किनका टिकट कटा है ये अब आपको बता देते हैं, कौन रिपीट हुआ है। तो मोदी के जो 195 योद्धा हैं, आप देखिए दिल्ली की तस्वीर है। मीनाक्षी लेखी जो कि मौजूदा सांसद हैं, इनका टिकट कट गया। अब उनकी जगह पर बांसुरी स्वराज को उम्मीदवार बनाया गया है और सीट का नाम है नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली की बात करें तो रमेश बिधूड़ी जो कि मौजूदा सांसद है, इनका टिकट काटकर रामवीर सिंह बिधूड़ी को उम्मीदवार बनाया गया है। टाइटल का ध्यान रखा गया लेकिन टिकट कट गया। इसके अलावा चांदनी चौक की बात करें, डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूदा सांसद हैं, लेकिन इनका भी टिकट कट गया और अब प्रवीण खंडेलवाल को उम्मीदवार 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बनाया है। और पश्चिम दिल्ली की बात करें तो प्रवेश वर्मा मौजूदा सांसद हैं, लेकिन कमलजीत सहरावत को उम्मीदवार बना दिया है बीजेपी ने। तो ये पश्चिम दिल्ली सीट है। बस उत्तर पूर्व दिल्ली है पहली लिस्ट में, जिसमें मनोज तिवारी सांसद थे और उनको फिर से टिकट दे दिया गया है। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मनोज तिवारी अपना टिकट बचाने में कामयाब रहे। बाकी 5 में से 4 लोग जो थे उनके टिकट बदल दिए गए। दिल्ली में अब टक्कर की हम बात कर लेते हैं, टक्कर किस तरीके से सामने आ रही है। बांसुरी स्वराज जो कि टिकट इनको मिला है, सुषमा स्वराज की बेटी है, इनकी टक्कर होगी सोमनाथ भारती से, आम आदमी पार्टी के नेता है, यहां पर सीधी टक्कर है। दक्षिण दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, रामवीर सिंह बिधूड़ी की सीधी टक्कर सही राम पहलवान से, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा हम टक्कर की बात करें तो कमलजीत सहरावत जो कि पश्चिमी दिल्ली से टिकट जिन्हें मिला है, महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी के उनके सामने होंगे। ये टक्कर देखने को मिलेगी। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो ये पूरी तस्वीर बनती है। अंकित हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, जिस तरीके की तस्वीर दिल्ली में देखने को मिली है, ये जो 4 सांसदों के टिकट काटे हैं बीजेपी ने, इसको आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बना लिया है। आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया कैंपेन चला रही है कि बीजेपी ने साबित कर दिया कि उनके सांसद काम नहीं कर रहे थे।
देखिए, लेकिन इसी का एक दूसरा तर्क बीजेपी की तरफ से है। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम नाम पर नहीं, हम काम पर ही ध्यान देते हैं और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि कौन जो बेहतर तरीके से और सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ा सकता है। ऐसा नहीं है कि रमेश बिधूड़ी हो, प्रवेश वर्मा हो, मीनाक्षी लेखी हो, उन्होंने काम नहीं किया। मीनाक्षी लेखी तो राज्य मंत्री भी है, विदेश राज्य मंत्री भी हैं, लेकिन फिर भी जिस बात का जिक्र कुछ देर पहले नीरज भी कर रहे थे कि युवा और उसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि कौन पार्टी के आइडियोलॉजी को अच्छे तरीके से आगे सालों तक ले जा सकता है। और इसमें जो सबसे चौंकाने वाला नाम अगर हम एक चर्चा के तौर पर दिल्ली में बात करें तो वो प्रवीण खंडेलवाल का सामने आ रहा है, क्योंकि प्रवीण खंडेलवाल की हमेशा से छवि पिछले जो है अगर हम कुछ दशकों की बात करें तो एक व्यापारी नेता के तौर पर रही है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स से वो जुड़े रहे हैं, लेकिन यहां पर उनको चांदनी चौक में उतार देना निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ से इशारा दिया गया है कि वो समाज के हर एक तबके तक पहुंचना चाहती है और जो एक कास्ट फैक्टर हो या फिर जो है अलग अलग जो फैक्टर्स जिसका जिक्र हम लोग करते रहते हैं, जात की बात हो या व्यापारी वर्ग की बात हो, कि समाज के हर एक तबके को कैसे अपने साथ जोड़ना है, उस बात का खासा ध्यान रखा गया है। और फिर बात की जाए बासुई स्वराज की, तो सुषमा स्वराज दिल्ली के लिए कोई नया नाम नहीं है और ऐसे में उनकी बेटी को जो नई दिल्ली से लड़ाना बीजेपी की एक रणनीति है। बिल्कुल, तो तमाम रणनीतियां हैं और हर एक फैक्टर को ध्यान में रखा गया। बहुत शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीरेश जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज जी आपका भी धन्यवाद तमाम समीकरणों को समझाने के लिए। तो पूरी तस्वीर है, 195 योद्धा उतारे गए हैं मिशन 400+ के लिहाज से। जनता के हाथों में 195 लोगों की बाजी रख दी गई। लोकसभा की लड़ाई में बीजेपी के 195 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और देश भर से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, जैसे ही नाम का ऐलान हुआ वाराणसी में जश्न हुआ, क्योंकि तीसरी बार वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। गोरखपुर में भी जश्न का माहौल देखने को मिला, रवि किशन को वहां से टिकट मिला है। इसके अलावा जम्मू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कोटा की तस्वीर दिखा रहे हैं, लखनऊ जहां से राजनाथ सिंह है, अहमदाबाद, भोपाल और दिल्ली, ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो नेताओं के समर्थक थे वो खुशी से झूम उठे जब उनके नेताओं को टिकट मिला। और ये सारे लोग अब चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। यूपी में बीजेपी ने 51 सीटों पर अपने योद्धा उतार दिए हैं। पहली लिस्ट पर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। मोदी जी, अपने संगठन शीर्ष नेतृत्व को दिल से धन्यवाद, आभार देना चाहता हूं। और संगठन ने मुझे दूसरी बार काशी के बाद जो सबसे हॉट सीट है, ये पूज्य महाराज जी की सीट है गोरखपुर, यहां से मुझे दोबारा मौका दिया। मैं पूरा अपने संगठन को यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के इस भरोसे को कायम रखूंगा। भारतीय जनता पार्टी 400 सीट से जीतेगी, गोरखपुर की सीट एक इतिहास रचेगी। कुछ संतों के आशीर्वाद से केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर से अयोध्या के राम भक्तों की अयोध्या के विकास के लिए जिम्मेदारी सौंपा है। हम कोशिश करेंगे कि मन वचन कर्म से हम अयोध्या की सेवा कर सके। मोदी जी का जो विजन है कि अयोध्या सुंदर बने, स्वच्छ बने, हम सब मिल करके उसका प्रयास करेंगे। मैं माननीय मोदी जी को उनके आशीर्वाद से मुझे तीसरी जिम्मेदारी मिली है। पुनः भगवान आनंदेश्वर और बजरंग बली के चरणों में और योगेश्वर महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। ईश्वर मुझे सद्बुद्धि, शक्ति देने के पहले सद्बुद्धि दे कि लोक कल्याण के कार्यक्रम कर सकूं। निश्चित रूप से पार्टी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा भरोसा करने का काम किया है। मैं उसके लिए अपने शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने का जो नाम चयनित किया है, उसके लिए मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। और इस वक्त बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की इस वक्त बैठक चल रही है। पीएम मोदी बैठक में मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद हैं। तो केंद्रीय कैबिनेट की इस वक्त बैठक चल रही है, पीएम मोदी इस बैठक में मौजूद हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं। पूरा मंत्रिपरिषद जो है वो मौजूद है। केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है उसकी बैठक इस वक्त चल रही है। पीएम मोदी इस बैठक में मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद है। अंकित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर? देखिए, अगर हम इस बैठक की बात करते हैं अवधेश, तो ये बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण इस वजह से क्योंकि तमाम जो केंद्रीय मंत्री, फिर चाहे वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार वाले हो, उन सबको जो बुलाया गया है इस बैठक में। और केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद की बैठक है, ये लोकसभा चुनावों से पहले आखिरी बैठक इसको माना जा रहा है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक के अगले कुछ दिनों के बाद ही लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और इस वजह से आज की जो बैठक है, यहाँ पर जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं या जो राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं, उनको अपने अपने मंत्रालयों से जुड़ा हुआ प्रेजेंटेशन देना है और ये बताना है कि कैसे
भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है और उसके लिए उनके मंत्रालय ने अब तक क्या काम किया है और आगे का रोड मैप किया है। क्योंकि प्रधानमंत्री का निर्देश साफ है कि हमको जो है एक तरफ जो चुनाव में तो जाना है, लेकिन उसकी वजह से कहीं विकास का जो योजनाएं चल रही हैं, भारत को 2047 तक जो विकसित भारत बनाना है, उस जो योजना को में कहीं गतिरोध नहीं आना चाहिए और उसी वजह से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल, और विजन टू 2047 की जो बात हो रही है, निश्चित तौर से कैबिनेट में इसकी चर्चा होगी और जनता के बीच मैसेज देने की भी कोशिश है। बहुत शुक्रिया अंकिता आपका जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। टिकट वितरण को लेकर बीजेपी ने दिल्ली में बड़ा उलटफेर कर दिया। बीजेपी ने दिल्ली की 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है और 5 में से 4 सीटों पर नए चेहरे उतार दिए। बीजेपी ने 4 मौजूदा सांसदों का टिकट काटा, सिर्फ एक मौजूदा सांसद को फिर से मौका दिया गया है और उनका नाम है मनोज तिवारी। बाकी 4 लोग जो हैं उनका टिकट कटा है। वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी ने मौजूदा सांसद मनोज तिवारी को उतारा है। मनोज तिवारी के संसदीय क्षेत्र में सोनिया विहार के लोगों से बातचीत की हमारी संवाददाता मदीहा खान ने। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के 5 साल पर जनता की राय क्या है, सुनिए आप भी। आखिर चुनावी माहौल, चुनावी मूड क्या है? मनोज तिवारी जी का क्षेत्र है, कैसा काम रहा 5 साल में और अभी दोबारा उनको टिकट इस बार मिल गया है, कल घोषणा। 5 साल में क्या काम रहा मैम, ये देख लो, ये पड़ा हुआ है सारा कुछ। ये बाहर जो दिख रहा है ठीक दिख रहा है, बाकी अंदर जो है एकदम से वैसे के वैसे सारा पड़ा हुआ, कुछ काम वाम नहीं हुआ। ये माहौल है यहाँ का। मनोज तिवारी जी आते हैं आप लोगों के बीच? कभी नहीं आए, इलेक्शन के टाइम पे आते हैं और बीच में कभी नहीं आते हैं। काम हो या ना हो, ये जनता उनसे कोई मतलब नहीं है। मनोज तिवारी जी को फिर से टिकट मिला है और सिर्फ दिल्ली में एक वही चेहरे बीजेपी के हैं जिनको दोबारा टिकट दिया गया है लोकसभा का, इस पर क्या कहेंगे? देखो मैडम, यहाँ के जो सिस्टम रहे थोड़ा सा खराब रहा है पिछले 5 सालों के अंदर, लेकिन प्रयास उन्होंने भरपूर किया है। लेकिन उनका प्रयास जो है केजरीवाल के चक्कर में निष्फल रहा है और उनका आना जाना भी लगा हुआ है। अभी चौहान पट्टी और सभापुर के एरिया को जो है वो डेवलपमेंट में लगाए हैं, अपने गली कूचे सब तैयार कर रहे हैं। अभी परसों भी आए थे यहाँ पे और लगातार 20-25 दिन से आ रहे हैं। और मतलब अभी 20-25 दिन से आ रहे हैं, 5 साल में नहीं आए पहले? बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं जीत तो जाएंगे ही, तो क्या बीजेपी के नाम पर जीत जाएंगे? क्या ऐसा फैक्टर है, क्या नजर आ रहा है कि इतनी नाराजगी के बाद भी सीट? नो मैम, यूथ जो यहाँ पे है वो मतलब थोड़ा सा ये जो आजकल जो रिसेंट में टॉपिक चल रहे हैं उससे थोड़ा सा असर तो पड़ा है, लेकिन आई थिंक ज़्यादा फोकस हमें करना चाहिए डेवलपमेंट के ऊपर। ज़्यादा मतलब ठीक है ये मतलब हिंदुत्व एंड ऑल अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस हमें डेवलपमेंट पे करना चाहिए। क्योंकि अब एक मोदी जी के फेस पे और जो नेशनल लीडर्स हैं उनके फेस पे हम ज़्यादा दूर तक वो लोग नहीं जा सकते। और लोकल लीडर्स, अच्छा नाम उनका मनोज तिवारी जी का भी है, लेकिन उतना बेटर काम नहीं हो पा रहा है जितना बेटर एक्सपेक्ट किया जाता है बीजेपी जैसी पार्टी से, जिसके पास इतना ज़्यादा लोकमत है। राय जो लोगों की है वो मिली जुली सी है, लेकिन ज्यादातर लोग कुछ नाखुश से नजर आ रहे हैं। अब इसकी वजह कुछ लोग बता रहे हैं कि वो उनके बीच नजर नहीं आए, कुछ लोग इस इलाके की जो कमियां हैं उसको गिना रहे हैं। लोगों का कहना है कि फिलहाल वो कुछ दिनों से आ रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे चुनाव किस रुख में जाता है। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी ने मौजूदा सांसद परवेश वर्मा का टिकट काट दिया है। यहां बीजेपी ने कमलजीत सहरावत को मैदान में उतारा है। पश्चिमी दिल्ली के वोटर्स का क्या कहना है, सुनवाते हैं आप। तो पश्चिमी दिल्ली में टिकट कटा है, जो सिटिंग सांसद है परवेश सिंह वर्मा, उनका टिकट काट दिया गया और कमलजीत सहरावत को मैदान में उतारा गया है। दिल्ली के वोटर्स की यहां पर राय क्या है, क्योंकि दिल्ली की जो 5 नाम का ऐलान हुआ उसमें से परवेश वर्मा का भी टिकट कटा है। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए दिल्ली की 5 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। 5 सीटों में से 4 नए चेहरों पर बीजेपी जो है वो दांव लगाने जा रही है और इसमें जो एक रोचक सीट है वो है पश्चिमी दिल्ली की लोकसभा सीट, जहां से 2019 में चुनाव जीतकर आए थे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा। लेकिन इस बार दिल्ली ने प्रवेश वर्मा का टिकट काट करके जो जमीनी नेता कमलजीत सहरावत को टिकट दिया है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि आखिर इस पश्चिमी जो लोकसभा क्षेत्र है दिल्ली का, यहाँ के जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनकी क्या राय है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज़ पहुंचा है ग्राउंड पर। इस वक्त हम पश्चिमी दिल्ली में ही मौजूद हैं और हमारे साथ जो
जो मतदाता हैं वो यहाँ इस क्षेत्र के वो लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? और आपके जो सांसद थे प्रवेश वर्मा, उनका टिकट काट करके कमलजीत शेरावत को टिकट दिया है, खुश हैं इस मूव से या फिर थोड़ी सी निराशा है? नहीं, निराशा वाली कोई बात नहीं है। एक्चुअली हम तो देखो बीजेपी के उसमें हैं, जो मोदी जी ने जो दिया होगा टिकट तो कुछ सोच के ही दिया होगा। बाकी वो भी हमारे सांसद यूँ नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं किया, काम उन्होंने भी किया है, इतनी कोई ज़्यादा नाराज़गी भी नहीं है। बाकी फिर भी जो पार्टी ने जो टिकट दिया है तो वो अपना सोच के ही दिया होगा कुछ। आपका क्या नाम है और कैसे देख रहे हैं? क्या उम्मीदें थी, जो प्रवेश वर्मा से उम्मीदें थी, जो अपने सांसद से उम्मीदें थी, क्या वो उम्मीदें पूरी हो पाई इन 5 सालों में? देखिए, काफ़ी हद तक जो कॉम्बिनेशन चल रहा था वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके अलावा भी नए चेहरों को चांस देना बहुत अनिवार्य है। और हमारी कमलजीत शेरावत जी काफ़ी अच्छी एक्टिव कार्यकर्ता हैं और उसको दिया है तो सोच समझ के दिया है, और स्पेशली वुमेन पावर बढ़ाने के लिए दिया गया। तो हम चाहते हैं, बिल्कुल जायज़ अच्छा डिसीजन है और हम तो उम्मीद कर 2 बार से लगातार प्रवेश वर्मा जो है वो इस सीट से जीत करके आ रहे थे। क्या जनता जो है वो उनके काम से खुश है 2 बार के कार्यकाल से? नहीं, मुझे लगता है कि डायरेक्ट तो कभी ग्राउंड पे दिखते नहीं हैं, और मैं तो खैर पर्सनली भी जानता हूं उनको थोड़ा बहुत, लेकिन पहली बार जो जीत हुई उनकी वो तो साहब सिंह वर्मा जी की वजह से, शायद क्योंकि उनके सुपुत्र थे और उनकी लहर थी। दूसरी बार दिल्ली में पूरे के पूरे जो भी कैंडिडेट्स थे इनके, उन लोगों ने अच्छा हो सकता है काम किया हो, पर वो मोदी के नाम पे ही जीते थे। नहीं तो बहुत से लोग जो है बाहर से लाए गए और वो भी जीते। मेरा लॉजिक ये लगता है कि अब की बार ये जो भी टिकट्स हटी हैं या लाइक जो रिप्लेस हुए हैं, हाँ, वो चेहरा जो 1-2 इंसिडेंट पीछे ऐसे हुए थे कि जो हेट स्पीच टाइप के इंसिडेंट आए थे, तो उन लोगों को इन्होंने सोचा कि शायद जनता नाराज़ हो या कुछ और हो, तो वो रिप्लेस किए हैं। ठीक है, तो क्या 2 बार का कार्यकाल रहा है प्रवेश वर्मा का, अब नए चेहरे पर दाव खेला है बीजेपी ने। क्या उम्मीदें हैं नई, जो कमलजीत शेरावत जो नया चेहरा है उनसे क्या उम्मीद तो यही है कि वे अपने कार्यकाल में एक जो है प्रॉपर जो है ग्राउंड वर्क वे करेंगी, जिसमें जो है मैं जितना मैं नॉलेज रखता हूँ उस हिसाब से प्रवेश वर्मा ने वो ग्राउंड जो वर्कआउट था वो नहीं किया है। कार्यकाल को देख रहे हैं, प्रवेश वर्मा का जो 2 बार का कार्यकाल था उससे खुश हैं, संतुष्ट हैं या निराश? नहीं, संतुष्ट हैं उनसे भी, लेकिन कार्यकर्ता हैं जो मिनिस्टर हैं उनको भी टाइम देना चाहिए। वो बारी बारी से, वो तो लगातार 8 साल से 10 साल कैसे देख रहे हैं मूव को? नया चेहरे को लेकर के आया है बीजेपी, लेकर बहुत अच्छे कमलजीत शेरावत भी जो है ये अच्छा काम करने वाली हैं। वहीं दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी ने मौजूदा सांसद रमेश बिधूड़ी का टिकट काटा है और रामवीर बिधूड़ी को प्रत्याशी घोषित किया है। दक्षिण दिल्ली की जनता की क्या राय है, सुनवाते हैं आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहा यहाँ पर? रमेश बिधूड़ी का क्या कामकाज ऐसा नहीं था कि टिकट काटने की जरूरत पड़ी? नहीं, जरूरत तो नहीं थी, बाकी जो जरूरत पड़ी है काटने की तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ। नहीं, वोट किसे देंगे? वोट बीजेपी की आएगी, मोदी की आएगी, मोदी के नाम पे चल रहा है। तो अभी आने वाले समय में क्या देखते हैं आप 2024 में? देखो, राजनीति के चलते चलते पब्लिक खुश भी होती है, नाराज भी होती है। अब बिधूड़ी साहब का टिकट कटने का रीजन यही रहा है कि पुराना चेहरा था, कुछ लोग नाराज थे, अब ये नया चेहरा लेके आ रहे हैं, तो उनका अपना भरोसा है, अब उनका अपना सर्वे है, अब उन्होंने जो अच्छा समझा टिकट दे दिया। आपको क्या लगता है दिल्ली में अभी अब जब चुनाव होंगे 2024 में, तो दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीट हैं, पिछली बार हमने देखा था बीजेपी को सारी मिली थी, इस बार क्या लग रहा है? क्या बीजेपी से लोग नाराज हैं या खुश हैं? कुछ नाराज भी हैं, कुछ खुश भी हैं। बाकी मोदी जी का काम अच्छा है, उसी नाम पे, हाँ, मोदी जी की सीट है। हमारी तरफ से मोदी जी को पूरा समर्थन है। 100% हमारी दिल्ली में सरकार बनेगी और 400 पार। अब की बार 400 पार है, मोदी सरकार है जी ये। आपको क्या लगता है कि ये जो 7 सीटें हैं, पिछले बार मैंने देखा था भाजपा ने जीती थी, इस बार टिकट बदले हैं, इस बार चेहरों में बदलाव किया है, तो क्या इससे कोई असर, किस तरीके का असर हो सकता है? पॉजिटिव? नहीं मैम, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बार भी मतलब बीजेपी की ही जीत होगी। आप लोग वोट करते हैं तो आप किस पर, आप जो यहाँ पर जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है उस चेहरे पर वोट करते हैं या प्रधानमंत्री के चेहरे पर या कार्यशैली पर? ये हिंदुस्तान का, ये भारत का इलेक्शन है, इसमें मोदी जी के नाम पर हम लोग वोट देते हैं। नए चेहरे को
देना बहुत अच्छी बात है। ये पार्टी का निर्णय है और अच्छे चेहरों को मौका देना चाहिए। तो लोगों का यहाँ पर कहना है कि जो वोटिंग होती है, जो मतदाता जब अपना मत डालने जाता है तो वो ये देखकर वोट देता है कि भाजपा की कार्यशैली क्या रही है, और चेहरों पर लोगों का ये कहना है कि नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। और जो सांसद जिनका टिकट कटा है उनसे लोगों को नाराज़गी नहीं है, लेकिन आला कमान का ये फैसला है कि नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन लोग जो भाजपा की कार्यशैली है उस पर ही वोट देंगे। ये यहाँ पर दिल्ली की, दक्षिण दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर हमने लोगों से बात की, और लोगों का कहना है कि भाजपा ही 7 सीट दिल्ली में जीतेगी। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मैं रिया जातुषकरन, एबीपी न्यूज, दिल्ली। बीजेपी के टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता उदित राज ने बीजेपी की लिस्ट को किसान विरोधी बताया है। कांग्रेस नेता उदित राज जी मौजूद हैं। उदित जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि 4 नए चेहरे आने वाले हैं और 4 नामचीन चेहरे हैं जिनका टिकट इस बार कटा है, तो क्या ये किसी स्ट्रैटेजी के तहत हुआ है या कोई मजबूरी रही? क्या कारण आपको लगता है? उनकी जो भी स्ट्रेटजी रही, मजबूरी रही, उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन 5 में से 4 का टिकट कटने का मतलब है कि बीजेपी डरी हुई है दिल्ली में। दूसरा मतलब है कि इन्होंने परफॉर्म अच्छा नहीं किया है। और जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि इस समय किसान आंदोलन भी चल रहा है। ऐसे में किसान विरोधी अजय मिश्रा को टिकट देकर के पार्टी ने क्या मैसेज भेजा है कि किसानों को रौंदने वालों को प्रमोट किया जाएगा। तो यह किसान विरोधी पार्टी है, इसमें अब कोई शक नहीं रह गया है। जी, दिल्ली में एक ये भी चर्चा हो रही है कि रमेश बिधूड़ी को टिकट इस बार शायद इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि जो टिप्पणी संसद में हुई थी दानिश अली के ऊपर, तो एक तरीके से मुस्लिम समाज को ये मैसेज देने की कोशिश की यदि इस तरीके का कोई करता है तो उन्हें टिकट ना दिया जाए, उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। बीजेपी आकर के पश्चाताप करे, क्यों नहीं बोलती है कि मुसलमानों के साथ नफरत नहीं करेंगे, गाली नहीं देंगे, टिकट देंगे, भागीदारी देंगे और आबादी के अनुपात में उनको भी टिकट देंगे। बीजेपी बोले तो सही। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बड़ी खबर है। आज राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंच गए हैं और ग्वालियर में राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने भारत में पाकिस्तान से दोगुनी बेरोजगारी है ये कहा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और भूटान से ज्यादा बेरोजगार भारत है। आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल का जो इलाका है ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। देश में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। भैया इस बाजे को ऑफ करिए। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहां पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12%। तो तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। तो इससे भयंकर बेरोजगारी फैली है।